हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आपका। आज का जो क्लास होगा आप सभी का वो होगा आपका प्रधान शिक्षक का। और अब सिर्फ ओनली प्रधान शिक्षक की यहाँ पर क्लास हो रही है, स्पेशल क्लास। और आज का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर 48 होगा और इसमें हम लोग देखेंगे 75 महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड से संबंधित। यहाँ पर अभी प्रश्न देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पिछले वाला अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी क्लास आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा और आपको सभी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेली जो आपकी क्लास हो रही है और रात में 9 बजे से डेली लाइव क्लास होती है। और आज हम लोग देखेंगे डीएलएड से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो अभी आप देखिए नंबर आपको दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पर जुड़ने के लिए आपको बस एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। जी हाँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे आप कुछ भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट लेने के बाद करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहाँ आपको वहाँ पर सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको पीडीएफ वीडियो नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, आपको एक ही बार पेमेंट करना है, बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो कैरियर परिवार आप जाकर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पर ये मेरा आ जाएगा कैरियर परिवार। उसमें लगभग अभी 1700 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जी हाँ, किस परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इसका ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जी हाँ, किस परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा, यानी कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भावात्मक रूप से क्या होते हैं, काफ़ी कोमल होते हैं। ठीक है, और यदि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, है ना, बच्चे को जो भावना है उसका सम्मान करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो उनके संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग अभी लाइव आ गए हैं। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है। जी हाँ, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है। जी हाँ, देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लास यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कल से आना बंद हो जाएगा और जो लोग पेमेंट किए हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाइए और तभी आपको ये क्लास मिल पाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है, तो क्या होगा सेकेंड का आंसर। आप ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। आप जब भी एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। गतिविधि आधारित शिक्षण जो होता है वो किस पर बल देता है, तो सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक जब कक्षा में कोई गतिविधियां करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि विद्यार्थियों की अधिगम के दौरान सक्रिय भागीदारी हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आंसर बता दूंगा, आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है। कह रहा है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए।
यह इशारा करता है। जी हाँ, यह इशारा किस ओर करता है? कह रहा है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से पहले सीखिए। यह इशारा किस ओर इंगित करता है? तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा की ओर यह इंगित करता है। जी हाँ, किसकी ओर इंगित कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज की शिक्षा पद्धति में इस बात का महत्व सर्वाधिक है कि कोई शिक्षक बालक व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, जिसके लिए बच्चे को समझना एक शिक्षक हेतु अनिवार्य हो जाता है। अतः यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से पहले बच्चों में सीखिए, है ना, बच्चों से सीखिए। यह जो कथन है वो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न, आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परामर्श में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, परामर्श में क्या सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़िए और इसका फटाक से आप लोग जवाब दीजिए। 4 का आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, दूसरा कह रहा है कि बच्चों से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, और सी कह रहा है कि बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, और डी कह रहा है कि बच्चे को अनुशासन में रखना। तो परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बच्चे को अनुशासन में रखना, ऐसा कुछ परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4 का डी नंबर आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति क्या है? अच्छी है, किंतु गणित में खराब है। तो इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, तो इसका जो प्रमुख कारण जो है वो क्या हो सकता है? मोनिका जो कह रहा है कि विज्ञान में अच्छी है लेकिन गणित में क्या है, ये खराब है, तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण यही होगा कि देखिए, यदि किसी विषय में विद्यार्थी कमज़ोर है तो इसका प्रमुख कारण प्रभावी शिक्षक का नहीं होना होता है। यदि मोनिका की विज्ञान संप्राप्ति अच्छी तथा गणित में वो खराब है तो प्रभावी संभाव्य कारण गणित शिक्षण प्रभावी नहीं होना हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। इसके वजह से आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 6 नंबर कह रहा है कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। जी हाँ, व्यापक मूल्यांकन किस बात को इंगित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? व्यापक मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कि जो व्यापक मूल्यांकन है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र को, भावात्मक क्षेत्र को और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन की वो इंगित कर रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? व्यापक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, भावात्मक मूल्यांकन और मनोगत्यात्मक मूल्यांकन की ओर ये इंगित कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास में, खाली स्थान यहाँ पर भरना है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास में किस चीज़ का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, यानी कि व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण जो होता है ना, ये व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है। आपका जो क्षमताएं आनुवंशिकता प्रदान करती है उन्हें फलने फूलने में वातावरण अपना पूरा सहयोग करता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, मतलब कि ये सभी चीज़ किसके लिए है? जी ठीक है, तो आंसर क्या होगा 8 का? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किसके लिए है? तो 8 का हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर, कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो संरचनात्मक कार्यों में छात्रों की भागीदारी उनके विकास हेतु आवश्यक है,
विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में सहायक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं ये सभी चीज़ें, यानी कि कला प्रदर्शनियाँ, संगीत हो गया, नृत्य प्रस्तुतियाँ, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, जी हाँ, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा जो है वो किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, वो हो गया आपका समावेशी शिक्षा। यानी कि समावेशी शिक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक आदि स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर साथ मिलकर के आगे बढ़ने की समुचित अवसर मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? जी हाँ, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार की सहायता करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और आप किस प्रकार की बच्चों को सहायता करेंगे? तो 10 का आंसर क्या होगा? देखिए 10 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके उसकी अवधारणाओं को बदलने में सहायता करेंगे। यानी कि हो जाएगा कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके एक शिक्षक जो है उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में सहायता कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि अब ये रणनीति अधिक समय तक काम क्यों नहीं करेगा? आप ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है ना। इसीलिए अधिक समय तक ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि प्रश्न में दी गई रणनीति जो है ये अधिक समय के लिए कारगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है, इसी वजह से। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आप लोग। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? जी हाँ, बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर कौन सा है? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। 12 का आंसर क्या होगा बताइए। सभी ऑप्शन को पढ़ना है ना, आपके पास समय है थोड़ा सा। चलिए 12 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 12 का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा जो कथन है वो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी नंबर। चलते हैं हम अगले सवाल पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। जी हाँ, सामान्य विद्यार्थी हैं और अगर आपके साथ एक नेत्र बाधित यानी कि जो आँख से जिनको प्रॉब्लम हो और उस बच्चे को आपके साथ बैठा दिया जाए, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे उस बच्चे के साथ आप? तो 13 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, यानी कि आगे वाली पंक्ति में
उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, निकल करके आएगा यहाँ पर डी नंबर आपका, यानी कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ नेत्रबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त यह होगा कि उन्हें आगे वाली पंक्ति में बैठाया जाए तथा उनकी सुविधा अनुसार ही पढ़ाने की गति रखी जाए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप एग्ज़ाम हॉल में सभी मतलब ऑप्शन को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पर चलता हूँ अगले प्रश्न, यानी कि 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको एक बार दो बार पढ़िएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में दिया गया है और इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब कि एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप पीडीएफ के रूप में पढ़िएगा ना तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो पीडीएफ रूप अगर आपको लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके लिए आपको जो नंबर दिया गया था 7857824310, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फिर वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? जी हाँ, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को आवश्यकता होती है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। जी हाँ, बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने और प्रोत्साहित करने हेतु एक शिक्षक को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है ना। बच्चों को हमेशा आप प्रेरित करते रहिए, ठीक है, तो उससे वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जी हाँ, कौन सा शामिल यहाँ पर नहीं है? तो एग्ज़ाम हॉल में भी जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो जब भी नहीं वाला सवाल आवे ना तो उसको थोड़ा सा घेर दीजिएगा, ताकि आपका ध्यान उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहे, है ना। क्योंकि नहीं वाला रहता है तो कभी कभी आप नहीं को नहीं देख पाते हैं और वो छूट जाता है। ठीक है, चलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अनुवंशिक संचरण। ठीक है, अनुवंशिक संचरण इसमें शामिल नहीं होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों, विश्वासों, कौशलों का अर्जन किया जाता है और एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों के सीखने को भी समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवंशिक संचरण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा भी लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। कह रहा है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जी हाँ, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने, जी हाँ, जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जीन का, परिपक्व प्रखंड का, स्कीमा का या विकास के क्षेत्र का? 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि अवधारणाएं का प्रयोग किया है। देखिए, इसका मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि अवधारणाएं का प्रयोग किया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? जी हाँ, बच्चे जो होते हैं ना वो स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है।
तो 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बच्चे जो हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, बच्चे किस लिए बोलते हैं स्वयं से, तो कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है बच्चे, और इसके अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, सॉरी 19 नंबर प्रश्न हो गया ना। हाँ, तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और आगे कह रहा है कि आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारत में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं, विशेषकर जो लड़कियां हैं, वो विद्यालय आने से पहले घर का सारा काम कर लेती है और जाने के बाद फिर सारा काम करती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन आप पढ़िए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और इसका जवाब दीजिए फटाक से। चलिए जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि प्रश्न में दी गई स्थिति को देखते हुए यह बेहतर है कि शिक्षिका को गृह कार्य ऐसा देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम कार्यों को उनके घरेलू जीवन से जोड़ता हो आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में, जी हाँ, एक प्रभावी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन पढ़िए और इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन काफ़ी लंबा लंबा है, इसको पढ़िए खुद से और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपके पास है 10 सेकेंड। देखिए 20 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा में, यानी कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे जो होते हैं अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, उसी को कहा जाता है एक प्रभावी कक्षा। जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 21 नंबर। 21 प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी इस संदर्भ में बताइए। यानी कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या है, बच्चे प्रेरित है, तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी। जी हाँ, ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 21 का क्या होगा दोस्तों, 21 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक विशेषता है। जी हाँ बताइए, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है, कौन सी एक विशेषता है इनमें से। आप चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अधिगम अशक्तता। जी हाँ, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक कौन सी विशेषता है, तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कई प्रकार की विशेषता पाई जाती है, जैसे कि मंद और अपर्याप्त शारीरिक विकास, ठीक है, संवेगी कठिनाइयाँ अथवा अस्थिरता आदि, ये सभी चीज़ें पाई जाती है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे में। और इन्हीं सब लक्षणों में से एक होता है पाठ को धारा प्रवाह पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ, और इसीलिए धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई का प्रदर्शन करना अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक मुख्य विशेषता होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार,
वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। जी हाँ, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं। जी हाँ, जिन पियाजे अनुमोदन क्या करते हैं? जिन पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं वो याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्हें इस असमर्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि डी नंबर, यानी कि पियाजे का विचार था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे विचार की अनुत्क्रमणीयता के कारण याद रखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो विचार की अनुत्क्रमणीयता के वजह से ही बच्चे जो होते हैं याद करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। जी हाँ, अनुसंधान से क्या पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? जी हाँ, विभेदीकरण का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन का जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि बहुत से जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये जो कथन है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभेदीकरण को नहीं दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। अगला है आपका 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। जी हाँ, आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो? एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कौन से कथन में वाइगोत्स्की के द्वारा दोस्तों प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? कौन सा हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास प्रक्रिया जो है ना अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यह कथन वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का उपयुक्त सार है। तो ये आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 28 नंबर। 28 कह रहा है कि एक छात्र एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है। जी हाँ, एक छात्र है, एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित कर रहा है। वो कह रहा है कि उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह कह रहा है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि प्रकरण के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर उनका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बना करके वह शिक्षार्थी विचारों के संगठन के माध्यम से अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 29 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। जी हाँ, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी?
29 का आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इस प्रकार पद्धतियों का नियोजन करना जिसके माध्यम से शिक्षार्थी स्वयं अधिगम हेतु पहल करने में प्रोत्साहित हो और एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों 29 का डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 30 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 30 नंबर। कह रहा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, पहले क्वेश्चन यही पूछे जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर महोदय ने दिया था। कह रहा है गार्ड, आप याद रखिएगा गार्ड, जो गार्ड होता है उसके पास बहुत सारा बुद्धि होता है ना, बहुत प्रकार का दिमाग उसको रखना पड़ता है, तो याद रखिएगा बहुबुद्धि गार्ड है ना, यानी कि गार्डनर। ठीक है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है। जी हाँ, वह हो सकता है, क्या होगा, 30 का हो जाएगा दोस्तों आपका अंतःवैयक्तिक, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के आत्मबोध हेतु अंतःवैयक्तिक कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, सर्वाधिक योगदान यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा था, तो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वंशानुक्रम जो है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये वाला कथन आपका सही नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। ठीक है, 32 प्रश्न कह रहा है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जी हाँ, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। 32 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। और इसमें व्यक्ति में संतोषजनक संबंधों को बनाए रखने में समस्याएं, सहानुभूति से कठिनाई, मनोवैज्ञानिक जागरूकता की कमी की समस्याएं उत्पन्न होती है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 33 नंबर। कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। जी हाँ, मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। और किसका कार्य का इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। जी हाँ, यहाँ पर वो खाली स्थान में आपको यहाँ पर भरना है। 33 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि वातावरण का कार्य जो है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसमें एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर्स एवं बिंगो का ये विचार था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जी हाँ, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। यानी कि जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है। और ऐसे बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका 35। कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है। जी हाँ, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। बताइए दोस्तों कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, और उपयुक्त जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। 35 का आंसर क्या होगा बताइए।
देखिए 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि ये जो कथन है वो रूसो महोदय का, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। जी हाँ, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता यहाँ पर पूछा गया है। क्या होगा 36 का आंसर हो जाएगा आपका धार्मिकता, है ना, आंसर हो जाएगा आपका धार्मिकता, यानी कि बालक एक ऐसी पुस्तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 36 का धार्मिकता हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए इसका तो आपका हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 137 नंबर। कह रहा है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि। जी हाँ, बुद्धि लब्धि कितना है, 140 से अधिक है, और 100 अधिक वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे, तो इसको प्रतिभाशाली बच्चा में रखेंगे, हाँ ना। 140 से अधिक है तो ये प्रतिभाशाली बच्चा है, और सामान्य बुद्धि वाले तो हो जाएगा 90 से लेकर के 110 के बीच में जो होता है ये सामान्य बुद्धि वाला होता है। 140 से अधिक या फिर 130 से अधिक जो होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आपका। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपको बताया गया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, याद रखिएगा ये फॉर्मूला को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, और चलिए अगले प्रश्न से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, वीडियो नहीं मिला है, नोट्स आप अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, तो कैसे आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको ये हमारा नंबर नोट कर लेना है 7857824310, और इसमें जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। और आपको उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए, यानी कि 25 जून को अभी डेट दिया गया है एग्ज़ाम का, अगर ये बढ़ता है तो हम भी आप लोग को बढ़ाएंगे, आगे भी आप लोग को क्लास चलते रहेगी, और उस समय तक आपको पीडीएफ वीडियो नोट्स सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। पीछे जो क्लास छूट गया है जिन लोगों का, उनको पीछे वाला भी क्लास मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, उसका नोट्स वगैरह भी सब चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग को जो पेमेंट करना है इसी नंबर पर पेमेंट करना है 7857824310, और आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप कर सकते हैं। और जो लोग पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। ये हमारा दोस्तों चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रतिपादक वाला मैं एक अलग प्रश्न, अलग एक वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। प्रतिपादक वाला अलग वीडियो बनाया गया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं। जितने भी प्रतिपादक है, मनोवैज्ञानिक है, उससे संबंधित एक अलग वीडियो बनाया गया था आपका। 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रयास और भूल का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, 38 का हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक, है ना। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आपको उन्नतोत्तर वक्र। उसे क्या कहते हैं, उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि उन्नतोत्तर वक्र एक अधिगम वक्र होता है जिसका वर्णन सर्वप्रथम किया गया था हरमन इविंगधस के द्वारा किया गया था। ये लिख लीजिएगा, इसका जो वर्णन किसने किया था, तो हरमन इविंगधस के द्वारा किया गया था दोस्तों 1985 में, है ना। कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। और इसमें वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद होती जाती है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 40 का हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, यानी कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर नंबर सी। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों की रोकथाम करने तथा कुसमायोजन का निराकरण करने में उपाय बताता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट चलते हैं आपका 41 नंबर।
41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा है। जी हाँ, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ क्या होना चाहिए, समावेशी कक्षा। 41 का क्या होगा बताइए, आप ऑप्शन पढ़िए और इसका फटाक से जवाब दीजिए, है ना। 41 का आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशी कक्षा। 41 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं समावेशी कक्षा में, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, है ना, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो या फिर विशेष विद्यार्थी हो। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 42 नंबर कह रहा है कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है या चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग होना चाहिए, है ना। वैसे टीचर जो अपने विद्यार्थी की जो त्रुटि है उसको सुधार करना चाह रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पर समुचित मार्ग उचित होना चाहिए। 42 का आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन, और इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 42 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी कि उसे उन त्रुटियों का समावेशन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ तथा अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हो। आंसर नंबर हो जाएगा 42 का ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आपका 43 नंबर। काफ़ी बड़ा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक अध्यापक या फिर अध्यापिका, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना, और इस प्रकार का पूछा भी गया है। कह रहा है कि एक अध्यापक और अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। जी हाँ, विद्यार्थी जो है वर्ग बनाने में क्या कर रहा है, कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। जी हाँ, अगर वर्ग बनाने में कठिनाई कर रहा है तो डायमंड बनाने में भी वो कठिनाई करेगा। और उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के यह अनुमान लगाया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रश्न है, तो वो किस आधार पर किस सिद्धांत पर आधारित होकर के यह अनुमान लगाया है। 43 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रकृति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रकृति से संबंध है, और इसी पर आधारित होकर के उन्होंने लगाया था आपका, है ना। विकास क्या है, तो विकास एक प्रक्रिया है। ठीक है, बिना विकास जो है, ये बिना विकास जो है आपका, ये क्या है, प्रक्रिया है, और बिना प्रथम चरण पूरा किए ये द्वितीय चरण और तृतीय चरण का संपादन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विकास जो होता है वो सतत एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है। जी हाँ, एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है विद्यालयों के पास, जिसमें क्या निहित होता है, जिसमें क्या निहित होता है। 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए और खट से जवाब दीजिए। 44 का आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होता है अंतःक्रिया, जिसमें निहित होता है अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध औपचारिक संकेत। आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर डी। ठीक है, 44 का हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में, किस विकास के, तो भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है। जी हाँ, जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। जी हाँ, भाषा विकास के संदर्भ में कौन से क्षेत्र को जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। अहम केंद्रित भाषा, या विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, या आनुवंशिकता, या सामाजिक अंतःक्रिया। 45 का क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका आनुवंशिकता। जी हाँ, पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वे यह जानने के लिए कि उनके विचार किसी से संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। भाषा विकास के क्रम में आनुवंशिकता सहायक तथ्य के रूप में कार्य करता है, और इसी तरह सभी रचनाशीलता उनका यह केंद्रित संवाद उनके भाषा विकास के क्रम को बल देता है, और इनके माध्यम से उनमें अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।
आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है दोस्तों, कौन सा भूलने का सिद्धांत है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध जो है ये भूलने यानी कि विस्मरण का एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु तथा उसके धारण की जांच के बीच में किसी अन्य विषय वस्तु को सीखने पर मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु की जानकारी में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका भूलने का सिद्धांत प्रतीपकारी अवरोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, काफ़ी आसान सवाल है ना। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किस काल को कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। 12 से 18 साल की उम्र को कहा जाता है अत्यधिक तनाव और दबाव का काल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 48 नंबर। प्रश्न है कि पावलोव ने, जी हाँ पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत, जी हाँ सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया गया था, जी हाँ किस चीज़ पर प्रयोग किया था पावलोव, कुत्ता पर या फिर खरगोश पर, बिल्ली पर, चूहा पर। तो 48 का हो जाएगा आपका कुत्ता पर किया था दोस्तों, है ना। किस पे किया था, कुत्ता पर, यानी कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। और अनुबंधन क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के उम्र सीखने के वक्र है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुत्ता पर ये किया था। नेक्स्ट है आपका 49 कि सीखने के वक्र, जी हाँ सीखने के वक्र कौन सा यहाँ पर आंसर होगा आपका। आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने के वक्र जो किसका सूचक है, तो सीखने के प्रगति के सूचक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर का आ रहा है कि एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। जी हाँ एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो 50 का हो जाएगा आपका सभी को समान रूप से देना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्र को, अनुसूचित जाति के छात्र को या फिर अनुसूचित जनजाति के छात्र को, सभी को समान रूप से यहाँ पर महत्व देना चाहिए एक अध्यापक को। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 51 नंबर। 51 प्रश्न कह रहा है कि बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है। जी हाँ बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका को कौन सा निर्देशित यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो 51 का क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 51 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक को माता पिता से दूर रखता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उनकी रुचियों मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 52 नंबर। कह रहा है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय कौन सा नहीं है। जी हाँ लैंगिक नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय नहीं है छात्र और छात्राओं के बीच। तो 52 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों को अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर नहीं कह रहा था, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं छात्र एवं छात्राओं से समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठ करके सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई हो गया, खेल कूद हो गया, विद्यालय समारोह हो गया, सभी में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए यहाँ पर, चाहे छात्र हो या फिर छात्रा हो। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश के आधार पर
तो किया जाता है, किंतु परिषद यानी कि बोर्ड स्तर पर नहीं किया जाता है। बोर्ड स्तर पर नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? 53 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन इसको कहते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन या फिर मूल्यांकन जो है ये विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। और यह मूल्यांकन जो है विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार विद्यालय अध्यापकों द्वारा ये किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है आपका 54 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो सिद्धांत है जो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? जी हाँ, वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो बताइए कौन सा होगा आपका 54 का। देखिए 54 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक का ये दिया हुआ है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने एवं उन्हें दिशा देने में सहायता करता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत से शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को बार बार अभ्यास के माध्यम से सुधार सकता है, साथ ही वह उन्हें बार बार दोहराने की प्रक्रिया द्वारा व्यवहार को नई दिशा भी दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 55 नंबर। कह रहा है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? दोस्तों बताइए। पूर्व माध्यमिक बच्चा के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। 55 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। जी हाँ, बच्चे लोग जो होते हैं ना, जो कोई भी खिलौना हो, मिट्टी का हो या कुछ हो, तो उसको तोड़ करके देखते हैं आखिर उसके अंदर है क्या, है ना। तो ये क्या चीज़ है? कह रहा है कि मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना जो होता है ये क्रियात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ रहा है? क्रियात्मक क्रिया के अंतर्गत। और इस प्रकार की क्रिया जो होता है वो बच्चों में उत्सुकता की भावना और जिज्ञासा का भाव लाता है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है? यानी कि बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है, किसने माना है? 56 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने माना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत इस बात पर बल दिया है कि बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। कह रहा है कि आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है और उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक बच्ची है, रजनी है, और उसकी जो लंबाई है पिछले वर्ष की तुलना में 6 इंच बढ़ गई है। तो इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? इस परिवर्तन को हम कहेंगे रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। विकास नहीं कहेंगे इसको, है ना, इसको विकास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वृद्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है ना। रजनी के वृद्धि में तेजी से वृद्धि हो रही है। जी हाँ, वृद्धि तेजी से हो रही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज़ है आपका, है ना। वृद्धि का अर्थ होता है कि बालकों की शारीरिक संरचना में बदलाव होना, अर्थात उनकी लंबाई में बदलाव होना, उनका भार में बदलाव होना, मोटाई में बदलाव होना, इसको कहते हैं वृद्धि। ठीक है, और यह एक निश्चित समय तक ही होता है। आपकी लंबाई जो है 18 साल 20 साल तक ही आप बढ़ते हैं, उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है ना। लेकिन जबकि जो विकास होता है ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है ना। जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, आपका विकास होते रहता है आपका। यानी कि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, और वृद्धि और विकास का ही एक भाग है आपका। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर।
विकास की सबसे जटिल अवस्था, ये तो क्वेश्चन अभी ऊपर आपको बता दिए, वो अवस्था है आपको किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है ये विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। ठीक है, विकास की सबसे जटिल अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालकों की शारीरिक मानसिक सोच में बदलाव तीव्र गति से होता है और इस अवस्था में किशोरों को शिक्षक, अभिभावक एवं मित्रों की सलाह, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में यही उम्र है जो बच्चे को बिगड़ने और सुधरने का उम्र होता है। इसी उम्र में बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं और कोई बच्चे जो होते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर, कह रहा है कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है, जी हाँ, बच्चा जो है अपना समस्या का समाधान स्वयं कर रहा है, तो उनमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है ना, किस गुण का उसके अंदर विकास हो गया है। तो 59 का हो जाएगा आपका वैज्ञानिक अन्वेषण का, है ना, उसके अंदर जो विकास हुआ है और वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास हो गया है, यानी कि जो बच्चा है वो अपना समस्या का समाधान खुद कर रहा है। यानी कि जब बालक अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा स्वयं उसका समाधान कर लेता है तो उसके अंदर वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण आने लगता है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, प्रश्न है कि अधिगम, प्रश्न कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा नहीं है। जी हाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही अनुशासन का बीज बच्चों में डालता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 61 चलते हैं दोस्तों, और देखिए इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो आप लोग भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली 9 बजे से लाइव क्लास होती है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए जहाँ पर आपको सभी क्लास का वीडियो मिल जाएगा, सभी PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है आपका। ठीक है, तो हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कह रहा था कि एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। आदर्श शिक्षक, अगर आप एक आदर्श शिक्षक हैं तो आप में कौन सा गुण निहित होना चाहिए। 61 का आंसर हो जाएगा, यानी कि कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। जी हाँ, ये सभी चीज़ होनी चाहिए। सॉरी, गला थोड़ा सा फंसने लगता है बोलते बोलते लगातार। देखिए कक्षा में जो होता है ना कि जाति सूचक कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे पर, है ना। नहीं, ये भी नहीं बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि बच्चे मतलब कि आप गोरे हैं, काले हैं, ये है वो है ना, इस प्रकार के टिप्पणी बच्चों पर नहीं करना चाहिए। 61 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आदर्श शिक्षक का यह गुण होता है कि वह सभी विद्यार्थियों को एक समान समझे और किसी के प्रति भेदभाव की नीति नहीं अपनाए। जाति हो गया, धर्म हो गया, समुदाय हो गया, नस्ल हो गया, ये सब आधारित टिप्पणी वो नहीं करे तथा समय समय पर अपनी शिक्षण विधि में वैज्ञानिक बदलाव भी लाते रहे, वही एक आदर्श शिक्षक माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है ना। बच्चे के प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक रूप नहीं है भाषा विकास का, तो आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गला फंस जाता है बार बार लगातार बोलते रहने से, है ना। चलिए 62 का आप जवाब दे दें। 62 का आंसर हो जाएगा आपका आकलन, है ना। आकलन जो है यहाँ पर प्रारंभिक रूप से भाषा विकास का नहीं है, है ना। किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप आकलन नहीं होता है। रोना होता है, हाव भाव भी होता है, बलबलाना भी होता है, यानी कि जो भाषा है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत कोई बालक ध्वनि संकेत से रो करके या फिर बड़बड़ा करके तथा हाव भाव के माध्यम से भाषा का उपयोग करता है और यह भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आकलन जो होता है ये नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि चयन प्रकार के सभी प्रश्न, खाली स्थान प्रकार के प्रश्न
ही होते हैं। जी हाँ, चयन प्रकार के जो सभी प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। 63 का हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न या फिर चयन प्रकार के प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 कह रहा है कि सृजनशील बालक का गुण नहीं है। जी हाँ, सृजनशील बालक का कौन सा गुण यहाँ पर नहीं है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, है ना, ये सृजनशील बालक का गुण नहीं होता है। सृजनशील बालक वह बालक होता है जो किसी समस्या के समाधान हेतु नवीन तरीके से सोचता है, यानी कि नए तरीके से वो बच्चा सोचता है। और इस तरह के बालकों में स्वतंत्र चिंतन, मौलिकता, नवीनता तथा जटिलता में रुचि, उत्सुकता, संवेदनशीलता, है ना, ये सभी चीज़ गुण उसमें पाया जाता है जो सृजनशील बालक होते हैं। इसका जो नहीं पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दमन का अधिक से प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 नंबर। प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। जी हाँ, आप एक शिक्षक हैं और अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप किसका चुनाव करेंगे? जी हाँ, बताइए किसका चुनाव करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, किसका चुनाव करेंगे? तो 65 का आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कि बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे। जी हाँ, बच्चों के बीच अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको सुलझाइए, ठीक है, तभी बौद्धिक विकास में यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, परिपक्व हो सकता है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। 66 कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, से तात्पर्य क्या है? इससे क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे यही तात्पर्य है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है ना, ये अधिगम की दिशा को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और इससे यही तात्पर्य है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 67 नंबर। प्रश्न है कि किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या होता है? किसी भी बालक में संवेग काफ़ी आवश्यक है, और ये संवेग क्योंकि संवेग जो होता है वो बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, तो इसीलिए संवेग होना काफ़ी जरूरी है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 68 नंबर प्रश्न। 68 कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से क्या है, निःशक्त है। जी हाँ, और कुछ बच्चे क्या है, मानसिक रूप से निःशक्त हैं। जी हाँ, कुछ बच्चे शारीरिक से हैं और कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं, तथा बाकी बच्चे क्या हैं, तो सामान्य हैं। तो आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जी हाँ, आप बच्चे को किस प्रकार से बैठाइएगा ताकि वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, है ना, क्योंकि उसमें कुछ शारीरिक निःशक्त भी हैं, कुछ मानसिक निःशक्त भी हैं, और बाकी बच्चे सामान्य बच्चे हैं। तो आप कैसे बैठाइएगा? 68 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, यानी कि जो बच्चा जहां बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 69 नंबर। कह रहा है कि बुद्धि की प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का जो सेट था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट था, और यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज देखे। जो संभावित प्रश्न है आपको एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न कह रहा है 69 नंबर की बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 69 का हो जाएगा आपका थॉमसन ने किया था। जी हाँ, किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। जी हाँ, 70
कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मूल्यांकन अगर बच्चे का किया जा रहा है तो उस समय काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए और कौन सा कार्य शिक्षक को इस दौरान नहीं करना चाहिए। तो 70 का आंसर क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और इस दौरान शिक्षकों को शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्ग में विभाजित कर उनके बीच तुलना का कार्य नहीं करना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी नंबर, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, कह रहा है कि आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी। जी हाँ, एक कक्षा में एक बालिका है जिसका नाम मीरा है और विद्यालय में कोई भी अगर क्रिया हो रहा है ना, होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में वो जानने में काफ़ी उत्सुक रहती है, तो आपकी उसकी इस क्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी। 71 का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मीरा है ये क्या है, तो एक सृजनशील बालिका है और इस वजह से उसमें इस प्रकार की उत्सुकता पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। जी हाँ, आपकी कक्षा का एक जो छात्र मोहन है बोलते समय क्या हो रहा है, हकलाता है। तो आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। जी हाँ, क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, आपकी क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कि उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे। जी हाँ, है ना, गलत आदत पर क्या करेंगे, नियंत्रण करवाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 73 नंबर, कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है। जी हाँ, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण यहाँ पर पूछा गया है। 63 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अगला है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहनी चाहिए। क्यों बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन क्या होते रहती है, तो बदलती रहती है और उस प्रकार ही पाठ्यचर्या भी क्या होना चाहिए, तो बदलते रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 75 नंबर प्रश्न। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न देख रहे हैं 75 नंबर की, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था होती है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या होती है दोस्तों, तो 75 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। यानी कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य एवं सांवेगिक अवस्था उसके अधिगम को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही प्रभावित करती है। और जहां स्वास्थ्य एवं सांवेगिक रूप से स्थिर बालक सरलता से अधिगम कर सकता है, वहीं जो अस्वस्थ एवं सांवेगिक रूप से अस्थिर जो बालक हैं वो अधिगम में चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आपको आंसर नीचे दे दिया गया है, आप यहाँ से इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूं कि आप इसका पीडीएफ कैसे लीजिएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और आपको इसी नंबर पर, है ना, इसी नंबर पर दोस्तों सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो और नोट्स सभी चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। और आज के बाद फिर, है ना, अगला जो क्लास होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग एडमिशन ले चुके हैं और जो लोग आपका हमने जुड़ चुके हैं, उन्हीं लोगों को ये क्लास मिलेगी और ये बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आप जल्दी से आप एडमिशन ले लीजिए। इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं 351 का,
है ना। 351 बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रखा गया है ताकि सभी लोग इसमें जुड़ सके, और हज़ारों लोग इसमें एडमिशन ले चुके हैं अभी, है ना। तो आप लोग भी 351 रुपये का पेमेंट करके एडमिशन ले लीजिए और अपने क्लास को जारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग जो भी लोग पेमेंट करेंगे इस नंबर पर तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप है, उस पर आप भेज देंगे 7857824310। तब वहाँ पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और सभी PDF आपको पीछे वाला भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, उसके अलावा नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ये हमारा दोस्तों चैनल है कैरियर परिवार, और पहले मेरा जो चैनल था वो कैरियर पॉइंट था, तो आपको पॉइंट लिखा हुआ दिखता होगा, है ना, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी चल रही है ना, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत की यहाँ पर क्लास चल रही है दोस्तों, और आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी तो प्रधान शिक्षक का आपका चल रहा है, और जैसे ही प्रधान शिक्षक आपकी क्लास ख़त्म होगी, यानी कि 25 जून को अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो ये क्लास ख़त्म होगी, इसके बाद सचिवालय सहायक का आप लोग का एग्ज़ाम मतलब की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि बिहार SSC की क्लास शुरू कर दी जाएगी। तो जो लोग अगर बिहार SSC की तैयारी भी कर रहे हों, आपके घर में कोई कर रहे हों, जो फॉर्म भरे हों, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, तो उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिहार SSC की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी और पूरी तैयारी करवाई जाएगी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज का जो टेस्ट था वो 48 नंबर टेस्ट, 75 DLED का सवाल यहाँ पर हम लोग देखे, और ये 9 बजे का क्लास आपका था, डेली क्लास होती है दोस्तों। और ये हमारा ग्रुप है, इसके बारे में आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको इसमें जुड़ना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम में जाकर के आप कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन को पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आप लोग को वहाँ भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल कैरियर परिवार बाय मुकेश सर। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।